हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरॉड नेहा कश्यप -1F पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले चैप्टर 5 शरीर में गति। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में संभवतः अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। सेकंड सेकंड में हमारे शरीर में डिफरेंस आता रहता है। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्र, अध्यापक एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 5.1 भरते हुए देखते हैं कि जैसे कि ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे 5.1 जंतु एवं स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। जंतु दे रखे हैं, गमन में प्रस्तुत होने वाले भाग अंग। जंतु कैसे गमन करते हैं। गाय पैर चलाती है, मनुष्य और सांप संपूर्ण शरीर रेंगकर, पक्षी, कीट और मछली। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग लगाना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ ढंग है। जंतु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी विविधता क्यों है। क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है। मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। जो मानव का शरीर है उसमें किस टाइप की गतियाँ होती हैं। तो जंतु की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं। आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने के लिए बना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, योग्य है। हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं। क्या आप इसे अपने कंधे से वर्ताकार रूप से में घुमाते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है। पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटनों से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा। हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को 5.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से भी दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे शरीर का भाग पूर्णतः घूमता है, अंशतः मुड़ता है, झुकता है, उठता है, गति बिल्कुल करता है। गर्दन, कलाई, उंगलियां, घुटने, एड़ी। ये टेबल है, इसको फिल कर लेना। पंदांगुली, पीठ, सिर, कोहनी, भुजा। नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे थोड़ा सा और ऊपर वो पढ़ते हैं पहले। जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे पहली बात तो एक्टिविटी है, इसको आप खुद से रीड कीजिए। नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंदुक हलिका संधि बनाना और कंदुक हलिका संधि। तो यहाँ पे कंदुक हलिका संधि क्या है वो जानेंगे। और नीचे यहाँ पे आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है। एक्टिविटी को आपको खुद से रीड करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। तो नीचे ऊपर आते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंदुका खलिका संधि बनाना, जैसे कि कटोरी, गेंद और कागज़ का बेलन। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, आपको यहाँ एक चित्र दिख रहा होगा, कंदुका खलिका संधि, श्रेणी अस्थि, कंदुका खलिका संधि, जांघ की अस्थि।
अब जानेंगे धुराग संधि क्या होता है। धुराग संधि क्या चीज़ है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग संधि है। चित्र इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुका खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग संधि में बेलनाकार अस्थि एवं छल्ले में घूमती है। अब जानते हैं हिज संधि क्या होती है। तो घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। और नीचे हमारा आता है एक्टिविटी, जो कि आप खुद से रीड करेंगे। नीचे आते हैं, ऊपर देखते हैं थोड़ा सा। घुटने की हिज संधि, जो कुछ हमने बताया था वह एक हिज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिज एक दिशा में गति होने देता है। और जानते हैं अचल संधि क्या। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। अब जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस गति दे पाते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के माध्य अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की है इसमें। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे। संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की अस्थियां ठीक इसी प्रकार को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करना आवश्यक होता है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है। हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं। शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तक आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। और जैसे कि आपको यहाँ पे कंकाल नज़र आ रहा होगा। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है। कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। कुछ इस तरीके से हमारा एक्सरे का चित्र होता है। टखने एवं घुटने की अस्थियों के एक्सरे है ये। नीचे स्क्रॉल करते हैं। तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आपने उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं। आपकी मध्य में कितनी अस्थियां हैं। आपकी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं। क्या आपकी कलाई लचीली है या अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है। ठीक है। हाथ की अस्थियां। स्टूडेंट्स, नीचे आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है। इस एक्टिविटी को आपको खुद से रीड आउट करना है। एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या चीज़ है। हम सिर्फ इस वीडियो में मेन टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पसली पिंजर। पसली पिंजर क्या होता है कि पसली पिंजर विशेष रूप से मुड़ी हुई है। वह वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। तो आई होप आपको पता चला होगा पसली पिंजर क्या होता है। और ये दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। और नीचे स्क्रॉल करते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है। अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लगाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियां से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा हुआ है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता है तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता है। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को छूने के लिए कहिए। और आगे देखते हैं क्या चीज़ है।
आप इसको रीड आउट कीजिए। क्या आपके कंधे के समीप दो उभरी अस्थियां दिखाई देती हैं? जैसे कि आप कंधे की अस्थियों का चित्र आपने देख लिया। चित्र 5.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रेणी अस्थियां है। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनी है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। आगे हम पढ़ते हैं। ये जैसे आपको दिख रहा है मानव खोपड़ी। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर की अति महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें उपास्थि कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कान के ऊपरी भाग में अस्थि होती है और कर्णपाली होती है, तो कोई दो अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु ये अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपस्थितियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा कुछ गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाइए। और आगे पढ़ते हैं हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करते हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है, आइए पता लगाइए। अपने हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को स्पर्श कीजिए और नीचे आपको देख सकते हैं ऊपर की साइड अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। अस्थियां मतलब जो होती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र 5.17, क्या अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशिए का क्या होता है? क्या यह सब अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी होती है। नीचे पढ़ते हैं किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों का संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिला लंबाई से बढ़कर पतली हो जाती है अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिला पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। नीचे आते हैं। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गति का अध्ययन करते हैं। जैसे जंतुओं की चाल पे आते हैं, जैसे कि केंचुआ कैसे चलता है? केंचुए में तो कोई हड्डी नहीं होती है, तो केंचुआ का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बनकर प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पाचन भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पार्श्व भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पार्श्व भाग को आगे की ओर खींचता है, तब वो चल सकता है। तो दो बार दोहराते हुए मिट्टी
पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक होते हैं। ये शूक पेशियां जुड़े होते हैं। ये शूक मिट्टी में उसकी पकड़ मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। तो अब पढ़ेंगे हम घोंघा के बारे में। घोंघा मीन्स स्नेल होता है और ये एक्टिविटी है जो कि आपको खुद से रीड करनी है। देखते हैं, घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों में अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसे चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। और इसको इंग्लिश में स्नेल कहते हैं, जो घोंघा होता है। और जैसे कि कवच का छेद खुलने पर अपने उसमें एक मोटी मसाल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा होगा। मोटी संरचना इसका पाद पैर जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। और अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पाद पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केंचुए की गति से धीमी है या अलग है? तीव्र है या अलग है? अब पढ़ेंगे तिलचट्टा। तिलचट्टा मीन्स कॉकरोच बोलते हैं इंग्लिश में। वक्ष से दो जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय परों को गति देती है। अब पढ़ेंगे पक्षी के बारे में। एक्टिविटी है जो कि आप खुद से रीड आउट करेंगे। एंड नेक्स्ट, प्रोकोस्ट होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चात पाद पैरों की अस्थियों चलने में बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पक्षी का कंकाल देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से होता है पक्षी का कंकाल। अब नीचे हम पढ़ेंगे मछली के बारे में। मछली के बारे में पढ़ेंगे और नीचे आपको एक्टिविटी नज़र आ रही होगी, उसको आप खुद से रीड करेंगे। इसको खुद से रीड करने से फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि ये एक्टिविटी करके देखने वाली होती है। और फ़ोन से तो हम करके देखेंगे नहीं कि नाव से खेलना, मतलब ये चीज़ तो आप खुद से बनाएंगे, खुद से आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब नीचे आते हैं। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़ कर, ये थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। मतलब जो नाव होती है उसको हमें धक्का देना होता है, तभी वो पानी में जाएगी। कोई वो खुद से उसमें इंजन या मशीन थोड़ी लगाए जो वो आगे की ओर जाएगी। उस जो हम कागज़ की बनाते हैं नाव, तो वो खुद से ही जाएगी, जिसे हम धारा रेखीय कहलाती है। मतलब जैसे मछली होती है, मछली की गति को हम धारा रेखीय कहला सकते हैं, क्योंकि वो खुद से चलती है। और जो कागज़ की नाव है उसे हम खुद धक्का देते हैं। तो इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलतम रूप से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशिये से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक और मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली चित्र 5.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है। तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर आ जाती है। अब पढ़ते हैं मछली की गति। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से जब मछली चलती है तो इस तरीके से वो उसका शेप लेती जाती है, जैसे उसको मछली को आगे बढ़ना होता है। अब आते हैं हम, मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दीजिए कि गोताखोर पानी अपने पैरों पे इन पंखों की तरह विशेष आवृत्ति पहनते हैं, उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। सर्प कैसे चलते हैं? सर्प मीन्स सांप कैसे चलते हैं? तो क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी होती है, चाहे वह दूर ही क्यों न हो। पेशियाँ, मेरुदंड, पसलियाँ एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वाल्य में मुड़ा होता है मीन्स। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वाल्य उसे आगे की ओर धकेलता है। इस
जो सांप का शरीर होता है उसे आगे की ओर धकेलता है तो वो आगे चल पाता है। बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियां एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। पहेली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गति से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार अपने मस्तिष्क अनेक प्रश्न उभार रहे होंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक है, विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं, क्या भिन्नताएं, विभिन्न जंतुओं के चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता है, मनुष्य के 2 पैर, गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं, बहुत से जंतु संपादी होते हैं और क्यों हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है। इतने अधिक प्रश्न हैं। संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया। जो एक्टिविटी है उसको आप कर लेंगे तो आपको इनके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रमुख शब्द है मेरुदंड, कंतुका खलिका संधि, शूक, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतुओं की चाल, हिंज संधि, पेशी, बाह्यकंकाल श्रेणी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप रीड करिए और इनके मीनिंग भी पता कीजिए चैप्टर में। और सारांश पॉइंट है, इसको भी आप देखिए। और जो ये क्वेश्चन आंसर है इसको आप नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उनको भी इस तरीके की नॉलेजफुल वीडियो आप सेंड करते रहिए ताकि वो पढ़ाई के लिए मजबूर होते रहें और पढ़ाई अपनी करते रहें।